हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लेक्चर 5 में हम बात करेंगे इमेज इन्हांसमेंट एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन की, जो कि यूनिट 2 है। ठीक है, और इसका ये पार्ट 1 है। इस यूनिट के पार्ट 1 में हम बात करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म की, बेसिक्स ऑफ फिल्टरिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन की, फिल्टरिंग इन फूरियर डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर्स की एंड फिल्टरिंग इन स्पेशियल एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन की। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है पार्ट 1 में देखा कि इमेज का जो इंट्रोडक्शन, कैसे इमेज फॉर्मेशन मॉडल होता है और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, एडजेसेंसी, नेबर्स, डिस्टेंसेस, ये सब हमने पार्ट 1 में देखे, एप्लीकेशन कंपोनेंट्स वगैरह। बट अब हम चलेंगे कि इमेज को इन्हांस कैसे कर सकते हैं, और इमेज को इन्हांस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में इमेज को कैसे इन्हांस किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली, फूरियर जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 1822 में एक पेपर पब्लिश किया था। उस रिसर्च में उन्होंने बताया कि पीरियोडिक सिग्नल के लिए एक फूरियर सीरीज दिया जा सकता है एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि क्या करेगा, एक सिग्नल को स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मतलब किसी भी सिग्नल को अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना हो तो हम ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सिग्नल, अगर वो पीरियोडिक है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक फूरियर सीरीज बना सकते हैं, और अगर वो नॉन पीरियोडिक है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक फूरियर ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो यही उन्होंने बताया। अब फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो बेसिकली क्या होता है कि ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए है, अभी हमने जस्ट देखा, और ऐसे नॉन पीरियोडिक सिग्नल जिसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो फाइनाइट है, तो उसे हम इंटीग्रल ऑफ साइन एंड कोसाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें कुछ सर्टेन वेट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, वो हम फार्मूला में देखेंगे वो कैसे होता है। तो जितने भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल है उसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्यों? ताकि उस सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकें। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना ही क्यों है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं इमेज के जिसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके हम आसानी से चीज़ों को कर पाते हैं। जैसे अगर इमेज को कंप्रेशन करना हो, उसमें देखेंगे कि हमने कैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके या फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसी दूसरे ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके उसको कंप्रेस कर सकते हैं। या कहीं पे फिल्टरिंग करना हो, यानी इन्हांसमेंट के लिए कुछ करना हो, इमेज को एनालिसिस करना हो, तो इन सब में भी फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ होता है। इसीलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म का बहुत बड़ा हाथ है। देन अब चूँकि हम डिजिटल इमेज की बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, तो डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो डिस्क्रीट सिग्नल के ऊपर लगता है, और डिजिटल इमेज पे डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म ही अप्लाई होता है। ठीक है, सो ये क्या करता है कि ये कोई साइज लेता है, इमेज m×n साइज का एक इमेज लेता है, और उसे उसी साइज के फूरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन वर्जन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो DFT या डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म m×n साइज के इमेज को m×n साइज के ही इमेज में फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो कन्वर्टेड इमेज है उसका फॉर्मूला इस तरह से आप पिक्सल वैल्यू यहाँ जनरेट कर सकते हो। तो FUV जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में है वो होता है डबल समेसन, एक समेसन में m 0 से लेकर m-1 तक जाता है, जो कि m जो है हाइट और या विड्थ जो भी समझे इमेज का है वो है, और n = 0 से वो n-1 तक जाता है। FMN ये कि क्या है, स्पेशल डोमेन में इमेज का रिप्रेजेंटेशन इंटू e⁻−j2π um/m प्लस vn/n। ठीक है, इस तरह से अगर ये फॉर्मूला लगा दिया जाए तो किसी भी इमेज को हम स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो देखने में कैसा लगेगा, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज है इंटीग्रेटेड सर्किट का, जो कि 2500 टाइम मैग्नीफाई किया गया है। इसका जब डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये हमेशा आप देखिएगा, नोट करिएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चीज़ें ऐसी ही दिखती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, ये सारे लो फ्रिक्वेंसी जोन होते हैं। इस यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं सेंट्रल में, और जितने भी हाई ये कॉर्नर पार्ट्स होते हैं, ये सारे जो ये सब हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है। हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट मीन्स क्या, जितने भी एजेस वगैरह हैं या नॉइज़ जो हैं, जितने भी एजेस हैं, नॉइज़ हैं, ये सब हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं किसी भी इमेज के। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी स्मूथ वाला पोर्शन जो होता है वो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं। तो जैसे ही हम स्पेशियल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में या फूरियर डोमेन में किसी भी इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो सारे लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट सेंटर में आ जाते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो बाहर एकदम कॉर्नर पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है।
अगर हम किसी को फूरियर ट्रांसफॉर्म में किसी भी इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो फिर लास्ट में वहाँ पे कुछ फ़िल्टर वगैरह अप्लाई करने के बाद फिर से उसे हमें स्पेशल डोमेन में लाना होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो ऐसा दिखेगा इमेज, इस इमेज को तो हम कुछ अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे फर्दर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या किसी भी दूसरी चीज़ के लिए। तो फिर से लास्ट में उसे इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा के स्पेशल डोमेन में लाना पड़ता है। तो उसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला है वो ये है कि एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू 1/mn डबल समेशन यू इज इक्वल टू 0 to m-1 v इज इक्वल टू 0 to n-1 एफ यू बी, ये क्या है फूरियर डोमेन में जो भी है इमेज वो है, एंड ई टू द पावर प्लस j2π um/m प्लस vn/n। तो फार्मूला करीब करीब सेम ही है, एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देखिए ये प्लस हो गया है पावर में, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस j2π था, यहाँ एफ एम एन था, चूँकि एफ एम एन जो है स्पेशल डोमेन टू फूरियर डोमेन कर रहे थे, यहाँ पे फूरियर टू स्पेशल है तो फूरियर को रखा है अंदर। ये सब सेम है, बाकी एक अंतर है कि यहाँ पे 1/mn से डिवाइड है जब हम इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये DFT का फॉर्मूला है ऊपर वाला, ठीक है, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का, और ये नीचे वाला जो है ये IDFT का है, इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ये प्रॉपर्टीज़ सब काफ़ी यूज़ होते हैं, जब हम आगे देखेंगे कि जब फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लगाते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टी की मदद से फर्दर कुछ ऑपरेशन हम आसानी से कर पाते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी जो है कि डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है लीनियर होता है। लीनियर मीन्स अगर हम किसी भी कोई सिग्नल है f एंड g, ठीक है, या इमेज ही समझ लें, तो उसको a टाइम्स मल्टीप्लाई करें f को और g को b टाइम्स, और तब उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें, तो वो फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी a इंटू अगर f का हम अलग से फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें वो प्लस b इंटू g का अलग से फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें उसके बराबर ही होगा। तो एकदम लीनियर होता है, इधर मल्टीप्लिकेशन उधर भी मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से ही चलता है, इसलिए लीनियर होता है DFT। दूसरा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू इमेज इज इक्विवेलेंट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द DFT इमेज, और ये वाइस वर्सा भी होता है। तो क्या होता है कि अगर कोई दो इमेज को हम कन्वोल्यूट कर देंगे ना स्पेशल डोमेन में, तो फूरियर डोमेन में वो मल्टीप्लिकेशन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन जो है वो अगर स्पेशल डोमेन में हो रहा है, स्पेशल डोमेन में, तो फूरियर डोमेन में वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और वाइस वर्सा ये होता है कि अगर मान लीजिए स्पेशल डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो फूरियर डोमेन में कन्वोल्यूशन हो जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत यूज़ होता है। देन DFT जो होता है वो सेपरेबल होता है। सेपरेबल मीन्स अगर आपको DFT कैलकुलेट करना है तो आप पहले 1D DFT रो में कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसका 1D DFT कॉलम पे आप लगा सकते हैं। तो 2D का एक साथ ना करके, अगर 2D इमेज में एक साथ ना करना है तो पहले 1D DFT जो है आप रो पे चला दीजिए 1D DFT, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उस पर फिर 1D DFT जो है वो कॉलम पे चला दीजिए। तो पहले रो देन कॉलम करके आप ये DFT निकाल सकते हैं। तो इसीलिए सेपरेबल होता है, रो एंड कॉलम में सेपरेट हो जाता है। देन ये पीरियोडिक भी होता है। पीरियोडिक का मतलब है कि जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आया वो अगर फिक्स कोई पीरियड ले लें m और n, तो फिक्स इंटरवल पे वो रिपीट होता है, वो सेम, यही होता है पीरियोडिक का मतलब, फिक्स इंटरवल पर सेम जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन आएगा निकल के, ठीक। देन अगर कुछ ट्रांसलेशन करते हैं किसी भी इमेज में तो वह फ्रीक्वेंसी डोमेन या फूरियर डोमेन में फेज शिफ्ट की तरह काम करता है। तो ट्रांसलेशन मतलब अगर कोई किसी पर्टिकुलर अमाउंट से हम इमेज में शिफ्ट कर देते हैं कोऑर्डिनेट वैल्यू, जैसे m-m0 एंड n-n0, m0 और n0 से शिफ्ट कर दिए, तो इधर जो है वो क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल वाला जो e टू द पावर वाला था ना, वहाँ पे जाके ये फेज शिफ्ट उस तरह से काम करता है। ये m0 और n0 जो है यहाँ पे आ जाता है, तो उतना का फेज शिफ्ट हो जाता है फूरियर डोमेन में। और लास्ट वन है कि रोटेशन जो है वो अगर आप करते हैं स्पेशल डोमेन में तो सेम रोटेशन फूरियर डोमेन में भी होगा DFT के बाद, तो रोटेशन में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं लीनियरिटी में सबसे पहले हमने देखा वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम होता है। और रोटेशन भी अगर करते हैं किसी भी इमेज का तो फूरियर डोमेन में भी रोटेशन सेम एंगल से हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी फूरियर ट्रांसफॉर्म की। चलिए आगे देख लेते हैं कि बेसिक्स क्या है फिल्टरिंग का फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो बेसिक ये है कि किसी भी इमेज को फिल्टर करना होता है तो सबसे पहले कुछ प्री प्रोसेसिंग हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज जो है सो अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में भी ये डायग्राम वगैरह कभी पूछ दिया जाता है। सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट इमेज होता है fxy, इस पर कुछ प्री प्रोसेसिंग करते हैं। क्या प्री प्रोसेसिंग करते हैं वो हम अभी जस्ट देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो प्री प्रोसेसिंग करके हम कहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं इस पर, और फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, इस इमेज को स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो आउटपुट है वो मिलता है फूरियर ट्रांसफॉर्म के बाद क्या, FUV, यही है वो फूरियर ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट। देन कोई फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इमेज में कुछ
इन्हांसमेंट करने हैं, लाइक नॉइज हटाना है, तो उसके ऊपर कोई फ़िल्टर अप्लाई करेंगे उसके लिए, तो वही फ़िल्टर जो है अप्लाई करते हैं। और इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन जो निकला FUV, उसको हम उस फ़िल्टर फंक्शन, एक फ़िल्टर फंक्शन होता है हर एक फ़िल्टर का, HUV, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही फ़िल्टर फंक्शन हम लगाते हैं, HUV इंटू FUV, यही हुआ फ़िल्टर अप्लाई। देन उसके बाद अब इस फॉर्म में तो हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, हमें विजुअलाइज करने के लिए क्या चाहिए, स्पेशल डोमेन में चाहिए इमेज, तो फिर से इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। जो भी ये रिजल्ट आया उस पर IDFT लगाना पड़ता है, यही है IDFT वाला स्टेज, और ये फूरियर ट्रांसफॉर्म मतलब DFT वाला स्टेज, ठीक है। तो IDFT लगा के हमें उसको लाना पड़ता है स्पेशल डोमेन में, और स्पेशल डोमेन में लाने से पहले जो हमारा फाइनल इमेज मिलता है उससे पहले कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग भी करना पड़ता है। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें फाइनल जो है हमारा इन्हांस इमेज मिल जाता है, जो भी हमें करना रहता है इमेज में इन्हांसमेंट वो हो जाता है। तो सबसे पहले जो भी हमारा इनपुट इमेज रहता है नॉइजी या जो भी है, उसके ऊपर कुछ प्री प्रोसेसिंग करते हैं, देन DFT लगाते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया तो उससे हमें एक FUV मिलता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म्ड इमेज। देन उस पर कोई फिल्टर फंक्शन अप्लाई करते हैं, दैट इज़ फिल्टर फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, अप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। देन फिर IDFT लगाते हैं ताकि फिर से उसको स्पेशल डोमेन में कन्वर्ट कर दें, और देन कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग करके हमें फाइनल इन्हांस इमेज मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग क्या क्या है। तो बेसिकली प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम सबसे पहले इनपुट इमेज को -1⁻x+y से मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है प्री प्रोसेसिंग स्टेज। अब ये क्यों करते हैं ये समझिए। हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रांसफॉर्म को सेंटर करने के लिए करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक रिलेशन होता है कि कोई इमेज में कोई चीज़ यहाँ है, ठीक है, तो जब हम DFT उसका निकालते हैं तो वो चीज़ जो है वो शिफ्ट होकर यहाँ चली जाती है, ये प्रॉपर्टी ही है DFT की, ठीक है। अब वो कितना शिफ्ट होती है, क्या शिफ्ट होती है, वो अभी यहाँ पे ध्यान देना। जो शिफ्टिंग होती है, अब हम चाहते हैं कि DFT में भी वो जो चीज़ है उसका रिप्रेजेंटेशन यहीं पे रहे। तो ये जो इतना शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं कि पहले ही प्री प्रोसेसिंग स्टेज में इसको इतना कम करके भेजते ही हैं आउटपुट में। तो जब DFT लगाते हैं तो क्या होता है, फिर वो शिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा। तो पता चलता है कि ओरिजिनली जहाँ पे था, ये ओरिजिनल वाला था, ओरिजिनल था, और हमें यहीं पे चाहिए था DFT के बाद, DFT आउटपुट। तो पहले ही हम उसमें एक शिफ्टिंग लगा देते हैं। तो शिफ्टिंग लगा के पीछे कर लेते हैं, और पीछे करने के बाद उतना ही पीछे करते हैं जितना से वो फिर DFT के बाद आगे चला जाए, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो है अच्छा आ जाता है। तो यही जो चीज़ है, यही चीज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम -1⁻x+y से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम स्पेशल डोमेन में इमेज को। तो उससे क्या होता है, वो शिफ्टिंग हो जाता है, और उस शिफ्टिंग होने के बाद DFT में सही जगह पे आउटपुट आ जाता है। वही है प्री प्रोसेसिंग, यही प्री प्रोसेसिंग। आई होप आप लोग प्री प्रोसेसिंग समझ गए होंगे। देन उसके बाद कंप्यूट FUV मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाएं, DFT लगाएं, और हमें एक FUV मिल गया DFT लगाने के बाद। उसके बाद FUV को मल्टीप्लाई करते हैं फिल्टर फंक्शन HUV से, मतलब फिल्टर अप्लाई करेंगे ना, डिनॉइजिंग या कुछ भी करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली। अप्लाई मीन्स मल्टीप्लाई, तो FUV और HUV मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद रिजल्ट देखने के लिए हम उस फॉर्म में तो देख नहीं सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म में, तो उसको हमको फिर से इन्वर्स DFT लेना होगा ताकि हम उसको विजुअलाइज कर पाएँ। किस फॉर्म में, हम स्पेशल डोमेन में विजुअलाइज कर पाएँ, तो हम फिर इन्वर्स DFT कैलकुलेट करते हैं। देन जो भी उसका रियल पार्ट है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि क्या होता है DFT लगाने के बाद एक रियल पार्ट निकलता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो IDFT करने के बाद बेसिकली एक रियल पार्ट आता है, एक इमेजिनरी पार्ट आता है। तो इमेजिनरी पार्ट को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और रियल पार्ट को ले लेते हैं, ठीक है। रियल पार्ट से ही हमारा काम होता है। और उसके बाद लास्ट में जो भी रियल पार्ट मिलता है उसके रिजल्ट को फिर से -1⁻x+y से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने पहले ऑलरेडी प्री प्रोसेसिंग में शिफ्ट कर दिया था। तो ये जो है पोस्ट प्रोसेसिंग का पार्ट है। अब जैसे ही शिफ्ट हुआ, उसका जब IDFT करेंगे तो फिर ये चीज़ जो है ये घसक के नीचे चला आएगा। IDFT करने के बाद ये घसक के यहाँ पे चला आएगा, बट हमें क्या है, यहाँ पे चाहिए था, है ना, स्पेशल डोमेन में। तो उसके लिए फिर से हमें एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा -1⁻x+y से। तो यही चीज़, ये एक प्री प्रोसेसिंग है, एक पोस्ट प्रोसेसिंग है। इस तरह से इतना सारा स्टेप फॉलो करके हम किसी भी इमेज को फूरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू इन्हांस कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग करेंगे। कैसे करेंगे, इमेज में -1⁻x+y से मल्टीप्लाई करके प्री प्रोसेसिंग कर लेंगे। देन फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, DFT लगा के FUV मिलेगा,
देन फिल्टर अप्लाई करेंगे, अप्लाई मतलब मल्टीप्लाई, FUV को HUV से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। देन इन्वर्स DFT निकालेंगे क्योंकि हमें विजुलाइज करने के लिए स्पेशल डोमेन रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसे स्पेशल डोमेन में करने के लिए इन्वर्स DFT लगाना पड़ेगा। देन जो भी हमारा रिजल्ट है उसका रियल पार्ट लेंगे क्योंकि दो पार्ट हमें मिलता है, रियल और इमेजिनरी, तो इमेजिनरी को हटा देंगे। देन हमारा अगेन जो प्री प्रोसेसिंग किए थे उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए एक पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे और सेम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट जो है सही जगह पे दिखे और हम प्रॉपरली इमेज को इन्हांस कर पाएँ। आई होप आप लोग को ये फिल्टरिंग जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। देन अब देख लेते हैं क्या क्या फिल्टर्स होते हैं। अभी तक तो हमने HUV पे बात करी कि HUV से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट ये HUV क्या क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, तो इतना तो अभी हमने जस्ट देखा कि जो फिल्टर अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है, HUV को मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली FUV से। तो ये फिल्टर का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एक क्या है कि बहुत सारे फिल्टर पाए जाते हैं जो डिफरेंट काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो है सेंटर पे लो फ्रीक्वेंसी रहती है, ये जो सेंट्रल पार्ट है ये लो फ्रीक्वेंसी रहती है और ये बाहर वाला जो पार्ट है ये हाई फ्रीक्वेंसी पे रहती है, ठीक है। तो अगर हमें डीनॉइजिंग करना है तो हमें क्या करना होगा, लो फ्रीक्वेंसी को रखना होगा और हाई फ्रीक्वेंसी जो नॉइज वगैरह होते हैं मेसली उसको हटा देना होगा। तो उसके लिए हमें लो फ्रीक्वेंसी को पास कराना होगा और हाई फ्रीक्वेंसी को रोकना होगा। इसीलिए जो लो फ्रीक्वेंसी को पास कराने के लिए फ़िल्टर यूज़ होता है उसको बोलते हैं लो पास फिल्टर। तो एक होता है लो पास फिल्टर, इसका मेन काम ही होता है कि लो फ्रीक्वेंसी को पास होने देना और हाई फ्रीक्वेंसी को रोक लेना। तो यही है एक लो पास फिल्टर, देख रहे हैं, ये एक लो पास फिल्टर है। ये क्या कर रहा है, कैसे लो को पास करने दे रहा है बताइए। देखिए ये लो जो भी पोजीशन है उस जगह पे हाई वैल्यू है, मतलब मान लीजिए 1 के करीब है, ये सब 0 के करीब है, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो सब 0 से मल्टीप्लाई होगा और जो लो वाला है वो कुछ बड़ी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो पास हो जाएगा। तो इसी तरह से लो पास फिल्टर काम करता है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को जाने देता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रोक लेता है। तो ये बेसिकली क्या क्या करता है, डीनॉइजिंग के लिए यूज़ होता है लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। और याद रखिएगा जब भी हम डीनॉइजिंग बोलते हैं तो साथ ही साथ समझ लीजिएगा हम स्मूथिंग की भी बात कर रहे हैं, जहाँ डीनॉइजिंग होगा वहाँ स्मूथिंग हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लो फ्रीक्वेंसी या लो पास फिल्टर। लो पास कुछ भी बोले, लो पास, स्मूथिंग, डीनॉइजिंग सब एक ही समझिएगा। देन हाई पास फिल्टर क्या, ये उल्टा काम करता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को जाने देता है और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रोक लेता है। तो भाई साहब लो ही को रोक लिया तो इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में नॉइज़ और एजेस। तो नॉइज़ की बात अभी नहीं कर ज़्यादा कि चलो नॉइज़ थोड़ा बहुत रहेगा, बट अगर हमें एज वगैरह निकालना है किसी भी इमेज से, ठीक है, तो हम हाई पास फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी लो पास चीज़ों को रोक देता है। तो देखिए इसमें जो हाई वाले एरिया हैं वो सब जो है 1 से मल्टीप्लाई होंगे बड़े से, और जो लो वाले एरिया हैं वो क्या है, छोटे से मल्टीप्लाई होंगे ताकि वो सब ब्लॉक हो जाएंगे, केवल हाई वाले ही पास हो पाएंगे। इसीलिए हाई पास फिल्टर जो है वो एजेस वगैरह को डिटेक्ट करने में मदद करता है। देने को होता है बैंड पास फिल्टर, ये एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास होने देता है। ये नहीं कि लो या हाई वाले को, ये मान लीजिए ये लो है ये हाई है, तो ये बीच में एक बैंड बनाएगा कि हम इस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास होने देंगे, इस बीच वाली चीज़ को पास होने देंगे। तो ये क्या करता है कि अगर डिनॉइजिंग करना है और साथ में हम ये चाह रहे हैं कि हमारा एज भी ज़्यादा ख़राब ना हो, तो हम क्या सिर्फ लो या हाई को नहीं कर सकते, दोनों में एक एक चीज़ ख़राब होता है। लो पास में एजेस ख़राब हो जाते हैं और हाई पास में जो है बहुत सारे नॉइजेज़ आ जाते हैं। तो अगर ऐसे करना है कि डिनॉइजिंग भी अच्छे से हो और हमारा एजेस भी ख़राब ना हो, तो दोनों के लिए हम बीच का एक कोई बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है पास होने देंगे, बाकी सबको रोक लेंगे। तो इसको कहते हैं बैंड पास फिल्टर, ठीक है। तो ये रिमूव करता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दोनों को रिमूव कर देता है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी काट दिए, वेरी लो फ्रीक्वेंसी भी काट दिए, बस एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास होने दिए ताकि हमारा डिनॉइजिंग भी हो जाए और साथ ही साथ एज वगैरह का भी इफेक्ट बना रहे। आई होप आप लोग को तीनों तरह के फिल्टर समझ में आ गए होंगे। लो पास जो कि लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास होने देता है, तो ये डिनॉइजिंग के काम आता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी में मोस्टली एजेस और नॉइज़ रहते हैं। देन हाई पास अगर एजेस वगैरह कैलकुलेट करने हैं तो हाई पास का यूज़ किया जाता है, और अगर हमें डिनॉइजिंग करना है और एज भी स्मूथ ज़्यादा नहीं करना है तब फिर बैंड पास फिल्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। दोनों, हमें डिनॉइजिंग भी चाहिए, अच्छा डिनॉइजिंग भी चाहिए, बट हमें एजेस भी चाहिए, ठीक, या यूँ कहें तो स्मूथिंग नहीं चाहिए, क्योंकि डिनॉइजिंग के साथ स्मूथिंग हो जाता है। तो स्मूथिंग नहीं चाहिए, केवल डिनॉइजिंग चाहिए, एजेस भी ठीक ठाक चाहिए, तो बैंड पास फिल्टर का यूज़ होता है। नेक्स्ट, फिल्टरिंग इन स्पेशियल एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। यहाँ भी फूरियर ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये बनाया गया है कि देखिए जब भी हम किसी इमेज को स्पेशियल डोमेन में कन्वॉल्व करते हैं तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, या यूँ कहें फूरियर डोमेन में इमेज के मल्टीप्लिकेशन के। तो fxy कन्वोल्यूशन hxy जो होता है वो FUV इंटू HUV होता है। याद रखिएगा ये हमेशा इंटू है,
जब भी कॉन्वोल्यूशन होगा इधर तो इधर इंटू, और अगर इधर इंटू होगा तो इधर कॉन्वोल्यूशन हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। यहाँ किया कुछ नहीं गया है, स्मॉल h को कैपिटल F और H में डिनोट किया गया। अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ अगर कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म में, और अगर स्पेशल डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वोल्यूशन होगा। देन वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है मॉडुलो थ्योरम कि अगर यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वोल्यूशन हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें हमने अडेप्ट करी हैं। तो चलिए इसी के साथ ये पहला जो टॉपिक था दूसरे चैप्टर का वो ख़त्म हुआ। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में